सिलेक्शन और रिजेक्शन गाइस हमारे लाइफ का भी इंटीग्रल पार्ट है। रिसर्च में भी, रिसर्च का मतलब ही होता है सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। क्योंकि गाइस रिसर्च में डे 1 से, जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो प्रथम दिन से, डे 1 से आप टॉपिक को भी सेलेक्ट करते हैं, कुछ को रिजेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप पीएचडी करोगे, तो पीएचडी करिएगा, एक टॉपिक आपके दिमाग में 15 तरह की बातें आएगी, कोई आपको सजेस्ट करेगा, कोई आपको सुझाव देगा, तो 15-20 तरीके की बात आएगी, उसमें से किसी एक को आप हरी झंडी दिखाइएगा। अगर मान लीजिए कि आप पीएचडी करोगे, टॉपिक को लेकर के आपको 15, 20, 25 तरह की बातें सुनोगे, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करोगे, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं गाइस कि बहुत सारा कंटेंट को छोटा करते हैं, ताकि गाइस हमारा काम एफिशिएंट हो सके ना। मान लीजिए गाइस, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो, अभी मैं आपके घर हूं और आपके घर आके 15 किताब रख दूं पेपर 1 का, 15 किताबें रख दूं, बोलूं कि भैया इसको पढ़ो, इसको पढ़ लो, दिसंबर तक हो जाएगा। तो गाइस 15 किताब पढ़ पाना मतलब आप समझ रहे हैं, आसान नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही मैं मानता हूं मैक्सिमम बच्चों के लिए। 15-15 बुक 500-500 पेज का पढ़ना, उसका नोट्स बनाना इज नॉट इजी एट ऑल, उतना फोकस नहीं है किसी में। बट गाइस उसके जगह अगर मैं आपको एक किताब दे दूं और बोलूं कि इसी को आप भगवत गीता, कुरान और बाइबल मान करके इसको मतलब इतना बार पढ़िए कि मतलब पागल हो जाइए। अगर मैं आपको 15 की जगह एक किताब दे दूं 500 पन्ना का, और मैं बोलूं कि इसको कम से कम 5 बार 10 बार जितना पढ़ सकते हो, आपका जितना पोटेंशियल है उसको यूज करो, लेकिन इसको पढ़ो, कम से कम 5 बार तो पढ़ ही जाओ, तो आप 15 किताब को नहीं पढ़ पाइएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसको पहले और किसको बाद में पढ़े। लेकिन अगर मैं आपको एक किताब दे दूं और आपको ये मैं कहूं कि भैया इसको 5 बार, 4 बार, 10 बार जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, आपका बेड़ा पार लग जाएगा, तो शायद आप सही में पढ़ जाओगे, 2-3-4 बार तो पढ़ ही लोगे। इसको कहते हैं सैम्पलिंग। क्योंकि जब चीजें हमारे पास कम होती है ना, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब चीजें बहुत होंगी, जैसे दिल्ली में कई लोग कपड़ा खरीदने के लिए सरोजनी मार्केट जाते हैं, आप में से कई लोग दिल्ली के हैं, और दिल्ली के नहीं भी है, दिल्ली आइएगा सरोजनी मार्केट, हालांकि मैं कभी गया नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि जो बॉलीवुड में कपड़ा हीरोइन या हीरो लोग पहनते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस, वो कपड़ा का आपको जो मतलब कि उसका जो क्या कहते हैं स्पेसिमेन टाइप का, वो आपको मिलेगा सरोजनी मार्केट में। मतलब जो कपड़ा 10-10 हजार का आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। तो बहुत भीड़ रहती है। या पालिका बाजार है, अब ऐसे मार्केट में आप जाइएगा तो आपको जहां जहां देखिएगा कपड़ा ही नजर आएगा। अगर आप पालिका बाजार चले जाइए, सरोजनी बाजार चले जाइए, ऐसा 2-3 मार्केट है दिल्ली में कि आप जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, आपको सिर्फ कपड़ा ही नजर आएगा। और ऐसा वैसा नहीं, एक से एक, मतलब ऐसा कपड़ा जो रणवीर कपूर पहनता है, जो सलमान खान पहनता है, जो ऐश्वर्या राय पहनती है, जो अनुष्का शर्मा, इस तरह का आपको मतलब हाई ब्रांडेड और मतलब ट्रेंडिंग क्लोथ्स आपको देख के लगेगा, अरे यार ये तो बड़ा मतलब नए तरह का, चलो उसको लेते हैं। दाम पूछने जाइएगा, आपको लगेगा कि 5,000 का है, पता लग रहा है 400 का है, आपको लगेगा चलो भाई ले लेते हैं। तो अब क्या है गाइस कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के बाजार में जाते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा कपड़ा है। पर कहीं मान लीजिए कि आप किसी जगह पे गए, एक दुकान है, एक ही दुकान में आपको किसी एक कपड़े को चूज करना है, तो वो आसान होता है। जब आप बड़े मार्केट में जाते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्या खरीदे, हर जगह कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है, कौन क्या लोगे, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा बाजार उठाने, तो संभव नहीं ना। लेकिन उसके मुकाबले अगर आपको बोल दिया जाए कि उस बाजार में आप फलाने फलाने शॉप पे विजिट कर लेना, वो मेरा ही है, और उसी शॉप पे आपको बेस्ट टू बेस्ट क्लोथ मिल जाएगा, तो आप क्या करिएगा, मैक्सिमम उतने बड़े बाजार में 2 ही दुकान विजिट करोगे, उसी में से पसंद करोगे, लोगे, घर आ जाओगे। तो सैम्पलिंग गाइस यही है। सैम्पलिंग हमारे ना कंफ्यूजन को कम करता है, क्योंकि रिसर्च जब आप करिएगा ना, तो कंफ्यूजन आपको बहुत होगा, इतना कंटेंट है ना, इतना कंटेंट, और ऊपर से कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई मेंटरशिप नहीं, क्योंकि पीएचडी में कौन आपको गाइड करेगा इतने हाई लेवल पे, किसी को आपके टॉपिक के बारे में, क्योंकि आपका टॉपिक अपने आप में नया है, आपका जो टॉपिक है वो नया है, तो उस पर आपको कौन क्या बता देगा। तो ऐसे में गाइस सब कुछ आपको बाई और ओन यानी खुद से करना है, तो कंफ्यूजन बहुत होती है। तो सैम्पलिंग आपको क्या करेगा, सिलेक्शन और रिजेक्शन है, माने जो आपके काम का है उसको सेलेक्ट करिए, जो काम का नहीं है उसको रिजेक्ट करिए, तो दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। जैसे एग्जाम्पल भी देखिए, बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ अ कॉलेज हैज 1000 स्टूडेंट, मान लीजिए किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, और आपको ये पता करना है कि इस 1000 बच्चे में कितने को ऑनलाइन क्लास पसंद है। तो गाइस अब संभव है कि एक एक बच्चे, 1000 बच्चे को एक एक करके पूछने जाइएगा तो कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा। 1000 बच्चे को एक एक करके पूछिएगा कि आपको ऑनलाइन क्लास पसंद है, तो घंटों या दिनों लग जाएगा आपको। तो ऐसे में गाइस मान लीजिए कि हम 1000 से नहीं पूछ सकते, हमारे पास समय कम है, 1 ही 2 घंटा है, तो 1000 में किसी 50 से पूछ सकते हैं क्या, 1000 में किसी 100 से पूछ सकते हैं क्या, वो तो हो सकता है ना जल्द, एक दिन में, 2-3 घंटे में। तो हमने क्या किया गाइस कि 1000 बच्चे हैं,
अब 1000 बच्चे का हमें जानना है, मतलब उनका मत जानना है कि उनको ऑनलाइन क्लास पसंद है कि ऑफलाइन क्लास पसंद है। हमने 1000 को नहीं पूछा, हमने क्या किया, 1000 में किसी 100 को बुला लिया और उसी 100 से पूछ लिया कि भाई आप ऑनलाइन क्लास को लेके क्या सोचते हो। अब जो 100 बच्चा बताएगा इस मिला जुला के वही सोच बाकी बच्चों का भी होगा, क्योंकि हम सभी ह्यूमन है, हम सभी की साइकोलॉजी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है। अगर 1000 में से 100 बच्चा भी अपना फीडबैक दे दिया तो हम मान के चल सकते हैं कि उस पूरे 1000 का करीब करीब वही सोच होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यही होता है गाइस। इस क्लास में मान लीजिए कि मैंने सबसे बात नहीं की, लेकिन कोई 15-20 बच्चे से बात कर ली, 15-20 स्टूडेंट ने मुझे अगर अपना फीडबैक दिया तो मैं मान लूंगा कि पूरे क्लास का फीडबैक करीब करीब वही होगा। वही, क्योंकि हम सभी लोग एक जैसे हैं ना, वी ऑल आर अलाइक, एक जैसे हैं हम लोग। तो इसको कहते हैं सैम्पलिंग, कि भैया हमने क्या किया, सैंपल साइज को छोटा कर दिया। अब 1000 बच्चों तक पहुंच पाना कठिन है, समय बहुत लगेगा। चलो किसी 50 बच्चे को पकड़ो, उसी से बात करो, उसी से फीडबैक लो और उसी बेस पे मान लो कि इस 1000 बच्चे का सोचिए। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा टाइम दे पाओगे ना। अगर 1000 में 100 बच्चों से बात करिएगा तो एक एक बच्चों को टाइम दे पाओगे आप, पर 1000 बच्चों से बात करिएगा तो कहां से, मतलब इतना टाइम कहां से लाओगे आप। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिएगा इसकी एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है और वो जानना चाहता है कि जो जनता है, जनता माने पब्लिक लोग, वो गाइस नए फोन को लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा इसकी एप्पल का i16 आ गया मार्केट में। अब आपको ये जानना है कि भाई i16 को लेके जनता का क्या सोच है, वो i16 को कैसा पसंद कर रही है कि बेकार मान रही है। अब भारत में गाइस मान के चलिए 50 करोड़ लोग जो है वो फोन यूज करते हैं, 50 करोड़। अब आप गाइस 50 करोड़ से जाके नहीं पूछिएगा कि आपको i16 अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, पर गाइस आप किसी 200 से किसी 500 से तो पूछ सकते हो ना। मान लीजिए कि पूरे भारत में आपको ये जानना है कि मोबाइल फोन यूजर्स आईफोन को कितना पसंद करते हैं, तो सारे आईफोन यूजर तक पहुंच पाना संभव नहीं है। मान लीजिए भारत में आईफोन यूजर कितने होंगे, मान के चलिए 50 लाख होंगे, तो 50 लाख लोगों तक पहुंच पाना, उससे बात कर पाना संभव है नहीं। लेकिन गाइस किसी किसी 100 किसी 200 लोग से आप पूछ सकते हो और उसी आधार पे आप एक मतलब कि अपना रिस्पॉन्स बना सकते हो कि भाई इन 200 लोगों ने ये माना, तो मिला जुला के पूरे भारत की ये सोच होगी। ऐसा ही होता है। अभी इलेक्शन होता है गाइस, तो आप देखते हैं इलेक्शन से पहले ही पोल आ जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सोशल लाइफ में एक्टिव है या न्यूज वगैरह देखते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपने ये नोटिस किया होगा इसकी चुनाव से 2 महीना पहले पोल आ जाता है। पोल मतलब एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है कि भाजपा को कितना सीट मिलेगा और कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये चुनाव से 1-1.5 महीना पहले टीवी पे मतलब फ्लैश करने लग जाता है। संभावित रिजल्ट उसको कहते हैं, संभावित रिजल्ट। वो कैसे करता है न्यूज वाला, यही करता है, सैम्पलिंग। अगर मान लीजिएगा इसकी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, जून में प्रधानमंत्री बने, 9 जून को, अप्रैल में चुनाव हुआ और न्यूज वाला फरवरी 2024 से ही बता रहा था कि भाई भाजपा इस बार बहुमत नहीं ला पाएगी, भाजपा को इस बार 200 सीट मिलेगा, है ना। तो गाइस ये कैसे बताती है कोई न्यूज, ऐसे ही सैंपलिंग के थ्रू। अब वो भारत के सभी वोटर तक नहीं पहुंच सकती। भारत में कम से कम 70 करोड़ 80 करोड़ वोटर होंगे जो मतदान करते हैं, 60-70 करोड़, तो सब तक नहीं पहुंच पाएगी वो। लेकिन वो क्या करती है, भारत के किसी 5000 लोगों को चुन लेती है। भारत में अलग अलग राज्यों से 5000 लोगों को वो संपर्क करके एक गूगल फॉर्म भरवा लेती है, उस पर अपना मत भरवाती है, भैया भाजपा कांग्रेस किसको वोट करिएगा और क्यों। उस आधार पे वो पूरे एक पोल दे देती है कि हाँ भाई इस बार भारत की जनता का जो मन है वो मोदी जी की तरफ है या वो राहुल गांधी की तरफ है। ये होता है सैंपलिंग। सत्यजीत जी कह रहे हैं कि ये सही नहीं होता, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन ये संभावित होता है। मतलब कि आप कहते हो ना टेंटेटिव रिजल्ट है। कई बार पोल गलत हो जाता है तो हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन आप एक टेंटेटिव आंसर तो लेके चल रहे हो ना, उसी के आसपास होगा, हो सकता है कुछ ज्यादा कुछ कम, बट ऑलमोस्ट वही होता है रिजल्ट, प्लस माइनस 10 हो सकता है। एक्सपेक्टेड है ना, वो संभावित है वो, तो 90% केसेस में वो सही होगा, 10% में गलत भी होता है। तो दोनों हम मान के चल सकते हैं, दोनों मान गए। ठीक है गाइस, तो ये सैंपलिंग है, इसी को हम सैंपल साइज भी। तो जब भी आप रिसर्च करिएगा ना, सैंपल साइज आपको लेके चलना पड़ेगा, सैंपल साइज। तो सैंपल साइज छोटा रखिएगा बड़ा रखिएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम है, कितने संसाधन है। समय ज्यादा है तो सैंपल साइज बड़ा करिए, ज्यादा लोगों को टारगेट करिए। समय कम है, सैंपल साइज छोटा कर दीजिए, तभी तो रिसर्च कर पाएंगे ना। अच्छा,
प्रति चयन क्यों महत्वपूर्ण है? वाई सैम्पलिंग इज इंपॉर्टेंट? प्रति चयन महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, ये आपका समय और धन दोनों बचाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि 50 लाख लोग तक पहुंचोगे, मान लीजिए भारत में 50 लाख लोग तक आपको पहुंचना है, तो पैसा भी तो चाहिए। कैसे पहुंचेगा? कुछ तो मैकेनिज्म बनाइएगा, कुछ तो सॉफ्टवेयर परचेज करोगे या 1 to 1 विजिट करोगे, तो पैसा चाहिए ना। तो पैसा, मान लीजिए कि सैंपल साइज छोटा कर दीजिएगा तो पैसा भी कम लगेगा। कम पैसे में जितना लोग तक पहुंचे उसी का एक फीडबैक ले लिए, समय भी कम लगेगा, क्योंकि 50 लाख तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन भैया 500 लोग तक तो पहुंचेंगे, 500 लोग से ही बात करो ना। ऐसे ही गाइस, सैंपलिंग से क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना इजी हो जाता है, डेटा इजी हो जाता है कलेक्ट करना, है ना। या फिर वी कैन स्टिल गेट यूजफुल, आप रिजल्ट, मतलब ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाता है जो आपके काम का हो, ठीक है। तो ये फायदा है सैंपलिंग के, बहुत फायदे हैं सैंपलिंग के जो हैं, बहुत फायदे हैं, ठीक है। समय भी बचा रहा है, धन बचा रहा है, मेहनत बचा रहा है, और आपको डेटा भी एक्यूरेट दे रहा है। और क्या चाहिए आपको? अब गाइस हम लोग सैंपलिंग के टाइप्स पे आते हैं। तो सैंपलिंग का देखो 2 प्रकार है, एक है रैंडम सैंपलिंग और एक है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम माने संभावना, आदर्श संभावना प्रतिचयन, और नॉन रैंडम मतलब गैर संभावना प्रतिचयन। तो रैंडम सैंपलिंग क्या होता है और नॉन रैंडम क्या होता है, इसको पहले समझिए। गाइस, रैंडम का मतलब क्या होता है? संभावना प्रतिचयन, मतलब विच हैपन बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस। जैसे मान लीजिए गाइस, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं बाय चांस मिल गया। अब मैं ऐसा कोई बहुत यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही हूँ, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कम थी, लेकिन किसी ना किसी के माध्यम से आप मेरे से टकरा गए तो फिर आप मेरे क्लास किए, फिर आप कंटिन्यू कर गए, फिर हमारी जान पहचान हो गई, फिर हमारे में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। तो ये बाई चांस है, वरना बहुत लोग नेट के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन आप मेरे से ही जुड़े, तो ये बाई चांस ही हुआ ना। ऐसा आपने कोई बिल्कुल पहले से बचपन से नहीं सोचा था कि भैया जब मैं बड़ा होऊंगा, मास्टर्स करूंगा, तो राहुल सर से पढ़ूंगा, फिर मेरा नेट हो जाएगा। ऐसा आपने बचपन से या 5 साल पहले नहीं सोचा था, ऐसा हो गया। मतलब कि कभी आपको कोई पोस्टर दिख गया होगा, कभी किसी ने बता दिया होगा, चलो भाई डेमो ले लेते हैं, फिर जुड़ जाते हैं सर से, अच्छा पढ़ाते हैं, ये समझ आ रहा है। इसको कहते हैं बाई चांस। क्या कहते हैं इसको? बाई चांस। हमारे लाइफ में बाई चांस बहुत चीजें होती हैं, लेकिन कई बार गाई जो बाई चांस होता है ना, उसको भी हम मतलब सही साबित कर देते हैं। हमारे जीवन में मान लो कोई चीज आप नहीं चाहते थे, बट फिर भी हो गया तो उसी को मान लीजिए बेहतर आप बना दो। तो दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। आप नहीं चाहते थे कि आप संस्कृत पढ़ो, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया तो आप संस्कृत पढ़े। जैसे मेरे मेरे भाई है, वो 12th बायोलॉजी से किया, उसका मन था साइंस आगे करे कंटिन्यू, तो फिर लास्ट में हुआ कि भाई और भी इन्वायरमेंट साइंस, मतलब कट ऑफ में नहीं आ पाए डीयू वगैरह में, कुछ जगह पे उसको मिला, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बीएचयू वगैरह में मौका मिला। तो कुछ दिनों के लिए वो दिल्ली आया मेरे पास, वो डीयू घूमा। अब डीयू घूमने के बाद उसका दिमाग ऐसा घूम गया कि उसने बोला कि भले ही मुझे हिस्ट्री पढ़ना पड़े, लेकिन मैं पढ़ूंगा डीयू में। अब जो साइंस का विद्यार्थी जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा 12th में, उसका आगे सोच था कि भाई बोटनी जूलॉजी या मान लीजिए इन्वायरमेंटल साइंस या कुछ विज्ञान का विषय लेकर के आगे पढ़ेंगे, कुछ करियर बनेंगे। अब उसका डीयू घूमा, उसका यहाँ के यूथ को देखा, मॉडर्निटी और बहुत तरह की चीज, उससे इतना आकर्षित हो गया कि अंतोगत्वा उसने ये डिसीजन लिया कि भैया डीयू में भले मुझे मतलब संस्कृत भी मिले तो मैं संस्कृत ही पढ़ूंगा। और लास्ट में संस्कृत ही मिला, क्योंकि संस्कृत में कम परसेंटेज पे उन जमाने में, अभी भी आई थिंक होता होगा, आई डोंट नो, बट उस जमाने में संस्कृत ऑनर्स में 60%, 55% पे भी एडमिशन हो जाता था। अभी भी आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं, बट मैं ऐसे 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि संस्कृत ऑनर्स में आपको 60%, 58, 62 इतने पे हो जाता था। परसेंटेज भी उसका 74 के आसपास था। तो अच्छे कोर्स में मान लीजिए साइंस वगैरह में तो मिलता नहीं, उसका तो 98, 90। तो उसने लास्ट में संस्कृत में लड़ाई झगड़ा करके कि मुझे डीयू में रहना है, डीयू के माहौल में, तो उसने संस्कृत पढ़ा। इसको कहते हैं बाई चांस। बहरहाल फिर उसने संस्कृत से मास्टर्स करके फिर वो विदेश वगैरह भी चला गया, समय उसका साथ हुआ, तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई। लेकिन बाई चांस, हमारे लाइफ में कई बार कुछ चीजें बाई चांस होती है, हम नहीं चाहते थे ऐसा। मैं अब आप ये मत सोचिएगा मैं संस्कृत को, मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैं खुद एक ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ मेरे पापा भी संस्कृत के प्रोफेसर है, मेरे पापा संस्कृत के प्रोफेसर हैं, मेरे चाचा जी भी संस्कृत, मतलब मेरा पूरा परिवार ही संस्कृत का है मुझे छोड़ के। आप ऐसा मत सोचिए क्योंकि इस क्लास में संस्कृत वाले बहुत लोग हैं, अब वो ये सोचने लगेंगे सर कहीं संस्कृत को उपहास तो नहीं कर रहे। सर संस्कृत का उतनी मेरी हैसियत नहीं है,
संस्कृत तो देववाणी है ना, और मैं तो खैर पारिवारिक रूप से उस संस्कृत से जुड़ा हुआ हूँ, उसी का मैंने नमक रोटी खाया है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा उसके साथ हुआ बाई चांस। वो चाहता नहीं था, लेकिन उसको लगा कि यार मुझे डीयू में ही पढ़ना है। यहाँ की जो मतलब ग्लैमर कहते हैं ना, जो ग्लैमरस लाइफ है डीयू का, कैंपस का, तो उसको लगा कि कहते उसने संस्कृत ही ले लिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाई चांस। तो कई बार हमारे साथ रिसर्च में ये चीजें होती है ना, रिसर्च में तो ये चीजें बहुत होती हैं। अब आपने सोचा नहीं था कि किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, बट हालात ऐसा बना कि कुछ आपको किसी ने सजेस्ट किया, आपको अच्छा लग गया, आपने ले लिया टॉपिक, है ना। आपने सोचा था कि भाई मैं आईआईटी से पीएचडी करूंगी, बट आपको आपके घर के आसपास ही किसी विश्वविद्यालय में मिल गया, आपको लगा कि छोड़ो यार, कौन जाएगा आईआईटी, है ना, कौन जाएगा आईआईटी, छोड़ो, अपने घर के पास का ही कॉलेज है, यहीं से करो, अपना घर का रोटी खाएंगे, जाके पीएचडी भी हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे जो होगा। तो हमारे लाइफ में गाइस बाई चांस बहुत सारी चीजें होती हैं। ये अलग बात है कि समय के साथ हम मेहनत करके अपने तब पल पे हम उस डिसीजन को सही बना देते हैं, हम उसी में मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रैंडम, है ना। जहां पे गाइस आपका जो भी टॉपिक है, आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी यूनिट है, वो कोई सा भी यूनिट आप चूज कर सकते हो, ये संयोग बस होता है रैंडम सैम्पलिंग में, है ना। अब इसके गाइस 5 प्रकार हैं। जो हमारा संभावना प्रतिचयन है, इसके 5 प्रकार हैं, 5 टाइप्स हैं। अब क्योंकि सारे रैंडम के ही प्रकार हैं, तो सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, सब में कुछ ना कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी है। तो उसको समझना है कि क्या डिफरेंस है पांचों में। पहला है गाइस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, हिंदी में क्या कहते हैं, सरल सरल प्रतिचयन, सिंपल। सिंपल में क्या है गाइस, जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी है, मान लीजिए गाइस कि जैसे ये मान लो पेपर है, मैंने क्या किया, इस पेपर को फाड़ा और 100 टुकड़े किए। इस पेपर के कितने टुकड़े किए, 100 टुकड़े। और उस 100 टुकड़े पे मैंने किसी पे लिख दिया आकाश, किसी पे लिख दिया शिवानी, किसी पे लिख दिया सुमन, किसी पे लिख दिया उषा, किसी पे लिख दिया संगीता, ऐसे करके 100 बच्चों का नाम मैंने लिख दिया अपने क्लास का। और मैंने सभी को मोड़ करके क्या किया, एक बक्से में रख दिया। और मैंने कहा, समझ रहे बात को, मैंने क्या किया कि इस पेपर को 100 छोटे छोटे भाग में काटा, बांट, और उस पे हर एक पर्चे पे किसी का नाम लिख दिया। 100 बच्चे हैं, 100 का नाम लिख दिया, और मैंने उस 100 पर्ची को एक बक्से में डाल दिया। और मैंने मान लीजिए कि आकाश जी को बोला कि आकाश आप रैंडमली एक पर्ची उठाओ, जिसका पर्ची उठ गया उसको मैं अपने तरफ से 50,000 का स्कॉलरशिप दूंगा 2025-26 सत्र के लिए, कि वो इस पैसे से रिसर्च करे। अब गाइस 100 बच्चों का नाम उस बक्से में है। आकाश ने क्या किया, किसी एक पर्ची को उठाया। अब उस एक पर्ची में मान लीजिए सुमन मैम का नाम आ गया, उस एक पर्ची में मान लीजिए संगीता मैम का नाम आ गया, किसी का, आकाश जी का ही आ गया। तो ये तो गाइस बाई चांस है ना, कि जिसका लक होगा उसी का नाम निकलेगा। ऐसा ही होता है, जिसको लॉटरी मेथड कहते हो। हम लोग लॉटरी करते थे ना बचपन में, लॉटरी। तो लॉटरी में तो कोई भी राजा हो सकता है, कोई रंग हो सकता है, जुआ जिसको बोलते हो, लॉटरी। तो दैट इज कॉल्ड सिंपल सैम्पलिंग। रिसर्च में भी कई बार ऐसा होता है गाइस। अब मान लो आपको रिसर्च करना है, आपने मुझे फोन किया कि सर मुझे पीएचडी में हो गया, आप कोई सा भी 10 टॉपिक बताओ, मैं उसमें से किसी एक को ले लूंगी, जो होगा देखा जाएगा बाद में। मैंने भी आपको झटपट में क्या किया, 10 टॉपिक बता दिया। मैंने कहा मैम ये 10 लो, जो समझ में आ रहा है किसी एक को करो आगे, ज्यादा सोचिए, मतलब टाइम वेस्ट मत करिए। आपने क्या किया, उस 10 में से किसी एक को टिक किया, उसी को अपना टॉपिक बना लिया, उसी पे आगे काम शुरू। इसको कहते हैं सिंपल सैम्पलिंग, सरल। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रीवियस ऐसा नॉलेज नहीं है, कोई ऐसा आइडिया नहीं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, तो भाई ठीक है, जो मिल रहा है वही सही, उसी को भाग्य समझ के उसी पे काम करो, मेहनत करो। दूसरा होता है गाइस व्यवस्थित प्रतिचयन, जिसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हो। व्यवस्थित प्रतिचयन में क्या होता है जानते हैं, हम एक व्यवस्था बनाते हैं। तो गाइस वो रिसर्च एक क्रिटिकल प्रोसेस है। रिसर्च में क्या है ना, कि हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो चीजें थोड़ी टफ होती हैं। अब मान लीजिए कि गाइस इसी क्लास में 100 बच्चे हैं, अब मान लीजिए मुझे 1 घंटे में आप में से 100 के 100 में से मुझे कुछ ना कुछ मतलब डेटा कलेक्ट करना है, कि आप कहाँ से हो, आपके परिवार का क्या बैकग्राउंड है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। ऐसे 2-3 बातों का मुझे सभी से पता करना है कि मेरे क्लास में जो बच्चे आते हैं उनका सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। तो मैंने क्या किया गाइस, मान लो कि 100 बच्चे हैं, मैंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया। मैंने क्या किया, सबको रोल नंबर दे दिया कि रोल नंबर 1 2 3 ऐसे ऐसे क्लास में होता है ना, तो रोल नंबर 1 से 100 तक मैंने रोल नंबर बांट दिया।
और मैंने कहा कि जितने भी मान लीजिए कि जितने भी इवन नंबर पे जो बच्चे आ रहे हैं जिनका इवन पे है, जैसे 2 4 6, वो लोग बस मुझे बताओ अपने बारे में। अब 100 बच्चे हैं, 100 में इवन नंबर कितना आएगा? 50। तो 50 बच्चों का मैंने डेटा फटाफट लिख लिया। उस बेसिस पे मैंने एक जनरल रिपोर्ट बना दिया कि हाँ भाई 100 में से 50 अगर ऐसी स्थिति में है तो मिला जुला के मेरे सारे स्टूडेंट करीब करीब ऐसे ही होंगे। एक जनरलाइजेशन कर दिया, एक सामान्यीकरण। इसको कहते हैं सिस्टम बनाना। कर तो हम रैंडम ही रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, एक व्यवस्था हमने बना दिया है ना। जैसे एग्जांपल भी है गाइस कि 1000 लोग हैं मान लीजिए, है ना। 1000 लोग हैं और आपको 1000 में 100 लोग चाहिए। मान लीजिए गाइस कि 1000 लोगों में से आपको किसी 100 को चुनना है, तो 1000 में से 100 को चुनना कठिन है ना। इट इज नॉट इजी टू सेलेक्ट 100 आउट ऑफ 1000। तो आपने क्या किया गाइस, एक सिस्टम बना दिया कि हाँ भाई लाइन में लग जाओ हाइट वाइज, जैसे स्कूल में लगते थे ना असेंबली में। आपने क्या किया, सब लोग लाइन में लगो हाइट वाइज, जिसका हाइट छोटा है आगे, फिर ऐसे ऐसे करके। और आपने कहा कि हर 10वां बच्चा बाहर आ जाओ, यानी जो पहले खड़ा है वो, फिर 10वां, फिर 20वां, 30वां, 40वां, ऐसे करते करते आपने 1000 में से 100 बच्चों को चूज कर लिया एक सिस्टम के थ्रू। समय भी कम लगा, आपका काम भी हो गया। सिस्टम है ये, एक सिस्टम आपने बना दिया। अदरवाइज उस 1000 की भीड़ में किसको आप सेलेक्ट करते? 1000 मान लो एकदम बिल्कुल भीड़ में है, तो उस भीड़ में से 100 मुंड को, 100 लोगों को चूज करना तो कठिन है ना। लेकिन एक सिस्टम बना दीजिएगा तो उस सिस्टम में खुद लोग निकल के आ जाएंगे। तो व्यवस्था बनाने की बात है। तो टफ चीज भी आसान हो जाता है व्यवस्था के बनाइएगा तो। ऐसे ही तीसरा है गाइस स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड माने स्तरीकृत। इस तरह जहां पे गाइस हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना कुछ स्तर में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए गाइस कि अब यही क्लास है, अब इस क्लास में हमने क्या किया ना कि बच्चों को डिवाइड कर दिया। अब 100 बच्चे हैं, अब 100 स्टूडेंट है, मेरे को 100 बच्चों पे रिसर्च करना है। या मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, 1000 पे मेरे को रिसर्च करना है। तो 1000 बच्चों पे रिसर्च करना इज डिफिकल्ट। कितने बच्चों से मैं एक एक करके बात करूंगा? महीनों लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा, तब जाके डेटा कलेक्ट होगा। तो ऐसे में मैंने क्या किया गाइस कि जेंडर वाइज बांट दिया कि मेल फीमेल। तो जैसे ही मान लो मैं इस क्लास को जेंडर में बांटूंगा, तो मान लीजिए कि इस क्लास में 100 में से 50-60 महिला होंगी और 40-50 मेल होंगे, तो 2 भाग में तो ऐसे ही बढ़ गया क्लास। अब मैं क्या करूंगा कि उसमें भी मैं मान लीजिए कि इनकम में डिवाइड कर दूंगा कि महिलाओं में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। मैंने क्या कहा कि महिला अलग तरफ आइए, पुरुष अलग तरफ आइए। मान लीजिए 100 में 50 महिला है, 50 पुरुष है। अब उसमें भी मैंने बोला कि ऐसे लोग जिनका सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है वो अलग आ जाइए, जिनका 8 लाख से ज्यादा है वो अलग हो जाइए। अब मान लीजिए 50 महिला है, 50 महिला में 30 ऐसे हैं जिनके पारिवारिक इनकम 8 लाख से ज्यादा है साल का, तो वो क्या हुई, उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया। ऐसे ही पुरुषों में भी मैंने कहा कि जिनका 8 लाख रुपए से सालाना माने ईयरली 8 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है वो अलग हो जाओ, 8 लाख से कम वाले एक में हो जाओ। अब मैंने क्या किया गाइज, पहले महिला पुरुष में बांटा। अब महिला पुरुष में भी मैंने क्या किया, कहा कि 8 लाख से जिसका ज्यादा इनकम है वो अलग हो जाओ, 8 लाख से कम वाले एक हो जाओ। तो मैंने क्या किया गाइज, छोटे छोटे खंड में बांट दिया ना, पूरे क्लास को 4 भाग में बांट दिया। पहले महिला पुरुष बांटा, और फिर महिला में भी 8 लाख से ज्यादा और 8 लाख से कम, पुरुष में भी 8 लाख से ज्यादा 8 लाख से कम। यानी अब पूरे क्लास का कितना ग्रुप बन गया, 4। अब उस 4 ग्रुप में मैं क्या करूंगा पता है, उस 4 ग्रुप में मैं किसी एक को चुनूंगा हेड बॉय या हेड गर्ल। मान लीजिए कि 4 ग्रुप में 4 को मैंने सेलेक्ट किया, किसी भी 4 को, और उस 4 को मैंने बोला कि भैया अब आप अपने पूरे टीम का मुझे रिपोर्ट दो, कि पूरा आपका टीम का क्या मतलब जो भी विषय है उसके बारे में आप मुझे रिपोर्ट दो। तो आसान है, मान लीजिए 100 को मैंने 4 भाग में बांट दिया, 25 25 25 25। अब 25 बच्चों पे मैंने एक हेड बना दिया, उसको मैंने कहा रिपोर्ट। तो काम आसान हो जाएगा ना, वो 4 बच्चे आपको आके रिपोर्ट देंगे, उस बेस पे आप अपना काम कर लो। तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। छोटे छोटे पार्ट में आपने बांट दिया। सारे बच्चे आपके ही हैं, सारे इसी क्लास के हैं, बट इसी क्लास को हमने क्या किया, 4 भाग 5 भाग में बांट दिया, डिवाइड कर दिया अपने दिमाग लगा के, ताकि काम हमारा आसान हो जाए। तो रिसर्च में गाइस ये सब चीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ा है, बड़े से बड़े पॉपुलेशन पे आपको करना है, तो इस तरह के टेक्निक आपको यूज करने होंगे। इसी में एक होता है गाइस क्लस्टर। क्लस्टर और स्ट्रेटा में थोड़ा समानता है, लेकिन कुछ अंतर भी है, उसको समझिए। क्लस्टर मतलब क्या होता है, गुच्छा। जैसे अंगूर का मौसम आता है, अंगूर खरीदते हो ना, अंगूर गुच्छा में आता है।
या चाबी का गुच्छा होता है, देखते हैं कई लोग पूरे चाबी को एक साथ गुच्छा में रखते हैं। या केला आप खरीदते हैं तो केला भी देखते हैं पूरा गुच्छा में आता है। केला जब भी आप खरीदिएगा पूरा गुच्छा होता है उसका, एक एक करके नहीं देता, पूरा 1 दर्जन में 12, आधा दर्जन में 6, ऐसे पूरा गुच्छा देता है, क्लस्टर देता है। तो ऐसे भी गाइस हम लोग क्लस्टर भी बना सकते हैं। क्लस्टर भी स्ट्रेटा की तरह, यहाँ भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में बांट लेते हैं पॉपुलेशन को। लेकिन गाइस स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में अंतर पता है क्या है? स्ट्रेटिफाइड होमोजीनस होता है और क्लस्टर हेट्रोजीनस होता है। होमोजीनस का मतलब क्या है? होमोजीनस का मतलब क्या है गाइस कि जैसे इसी क्लास के बच्चे हैं, सारे इसी क्लास के हैं, सेम क्लास के हैं। इसी क्लास के बच्चे को मैंने पहले महिला पुरुष में बांटा और फिर महिला पुरुष के बाद मैंने कहा कि 8 लाख से ज्यादा वाले अलग हो जाओ, 8 लाख से कम वाले अलग हो जाओ। तो एक ही क्लास के बच्चों को मैंने 4 अलग अलग भाग में बांट दिया। इसको कहते हैं होमोजीनस, यानी ऑल आर सेम, ऑल आर फ्रॉम सेम क्लास। होमोजीनस, सभी सेम क्लास से हैं। हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि इस क्लास के 100 बच्चे हैं, अब और भी कोई यूजीसी नेट का एडुकेटर है, उसका भी मैंने स्टूडेंट अपने क्लास में मिला लिया, किसी और से संपर्क है उसका भी। अब मेरे क्लास के 100 बच्चे, उन लोगों के क्लास के भी 300-400 बच्चे, टोटल 500 बच्चे हो गए, जिसमें से 500 में 100 मेरे बच्चे हैं, बाकी अलग अलग टीचर्स के पास, एडुकेटर के पास। अब 500 बच्चे माने दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस, क्योंकि 100 मेरे हैं, 200 किसी और के हैं, 150 किसी और क्लास के हैं, बट उन 500 का मुझे डेटा कलेक्ट करना है। इसको कहते हैं हेट्रोजीनस। क्योंकि वैसे तो सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सारे अलग अलग एडुकेटर के थ्रू जुड़े, तो हेट्रोजीनस हो गया ना, सभी का एडुकेटर अलग है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई किसी और को, कोई किसी और को। तो ये होता है क्लस्टर में। क्लस्टर में गाइस हम पॉपुलेशन को बांटते हैं। इससे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है बुच प्रेसिजन का, है ना। नीला मैम क्या हो गया? नीला मैम व्हाट हैपेंड? प्लीज म्यूट योर माइक। तो सर गलती से हो गया। मुझे लगा आपको भूख लग गई है। कई लोग भूख लगने पे माइक अनम्यूट कर देते हैं। तो क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए गाइस कि आप मध्य प्रदेश के सागर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश के सागर में। सागर एक जगह है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। अब मान लीजिए गाइस कि सागर जिले में, सागर डिस्ट्रिक्ट में 10 स्कूल है। कितने स्कूल है? 10 स्कूल है। और आपको उन 10 में से किसी 3 स्कूल को सेलेक्ट करना है रैंडमली, सडनली। सागर में मान लीजिए 10 स्कूल है, बड़े स्कूल 10, उस 10 में से किसी 3 स्कूल को चूज करो, ठीक है। और उस 10 स्कूल में से किसी 3 स्कूल को चूज करके उन 3 स्कूल के बच्चों पे जो है ना रिपोर्ट बनाओ कि उन बच्चों का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उन बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उन बच्चों का आगे का क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं, कितने एम्बिशियस हैं। समझ रहे हैं बात को? तो गाइस हमने क्या किया कि एक शहर में 10 स्कूल है, तो 10 स्कूल माने हेट्रोजीनस, अलग अलग स्कूल हो गया ना। अगर एक ही स्कूल पे हम रिसर्च करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड होता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 10 स्कूल है, 10 में से हमने किसी 3 स्कूल को चुना और उस 3 पे फिर हमने अपना रिसर्च किया, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनस, क्योंकि स्कूल अलग अलग है। अलग स्कूल माने अलग अलग बच्चे, तो उस पे फिर हमें करना है। तो ये होता है क्लस्टर। जब गाइस आपका सैंपल साइज बड़ा होगा ना, तो क्लस्टर सैंपलिंग फिर हम करते हैं। कि हमने क्या किया, छोटे छोटे क्लस्टर में बांट लिए, ठीक है। मिला जुला के दोनों का जो मतलब दोनों को जो करने का तरीका है सेम है, बस अंतर ये है कि जो स्तरीकृत प्रतिचयन है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, वो हम होमोजीनस पॉपुलेशन पे करते हैं। होमोजीनस मतलब किसी एक स्कूल, किसी एक परिवार, किसी एक गांव। लेकिन क्लस्टर में क्या होगा, जब गांव एक से ज्यादा है, 2 गांव, 3 गांव, स्कूल एक से ज्यादा है, 2 स्कूल, 3 स्कूल, 5 स्कूल, है ना। या शहर पे है, शहर एक से ज्यादा है, 10 शहर, तो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन की स्थिति में क्लस्टर बनाओगे कि आपने 10 स्कूल पे तो जा पाना संभव नहीं है, लेकिन 10 में से किसी 3 स्कूल पे तो जा सकते हैं ना। और उस 3 स्कूल पे जाके फिर आप करिए काम। उस 3 स्कूल में किसी 5-10 बच्चों को बुला करके फॉर्म भरवाओ, इससे बात करो, तो पता लग जाएगा सब बात, क्या दिक्कत है। तो क्लस्टर सैंपलिंग। इसी का एक टाइप है गाइस मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है? बहुस्तरीकृत प्रतिचयन। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुस्तरीकृत। बहु मतलब जहां पे गाइस आप कई जगह पे फिल्टर करते हो। जैसे मान लो जो एग्जाम होता है गाइस, जब आप गवर्नमेंट जॉब में बैठते हैं तो देखते हैं पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको पोस्टिंग अलॉटमेंट होता है, पोस्टिंग होता है। फिर माने 5 फेज होता है, तब जाके आपको एक जॉब होता है। 5 फेज होता है।
तो दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज। मान लीजिए गाइस कि भारत सरकार को एक साल में 1000 आईएएस चाहिए, 1000 ब्यूरोक्रेट आईएएस जो देश को चलाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को। अब एग्जाम में कम से कम 15 लाख बच्चे बैठेंगे, 15 लाख। 15 लाख में कितने को चुनना है? 1000 को। 15 लाख बच्चे अगर आईएएस के एग्जाम में बैठेंगे, 1000 का चयन होगा। तो एक एग्जाम से थोड़ी ना होता है चयन, पहले प्री होता है, प्री एग्जाम। उस 15 लाख में से मुश्किल से 1 लाख को चुना जाता है प्री में। फिर वो बच्चे मेंस में बैठते हैं, फिर मेंस होता है दूसरा एग्जाम। मेंस में 1 लाख में मुश्किल से 20,000 बच्चे चुने जाते हैं। फिर 20,000 बच्चा इंटरव्यू जाता है, इंटरव्यू में 20,000 में 5,000 बच्चा चुना जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 5,000 में 1,000 बच्चा बचता है। उसी 1,000 को जॉब मिलता है, बाकी को बैक टू पवेलियन होम। तो गाइस सिलेक्शन तो हमें करना है किसी एक पोस्ट के लिए, लेकिन उसके लिए हमने कितने बार फिल्टर लगा दिया? 4-4 बार। यानी एक बच्चे को 4-4 बार एग्जाम में बैठना पड़ रहा है, 4 बार, तब जाके उसका जॉब हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज। यही रिसर्च में भी हम करते हैं। अपने अपने रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए, अपने फाइंडिंग को कि भाई हमारा जो फाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा करने के लिए हम लोग 3 बार 4 बार अपने आप को मतलब वेरीफाई करते हैं कि भाई मेरा ठीक तो है रिजल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ये चीज है गाइस। अब जैसे कोई मान लो कि रिजल्ट आपको मिला, तो उस रिजल्ट को आपने पहले मेरे से डिस्कस किया, मैंने उस पर कुछ अपना रिएक्शन आपको दिया, फिर भी आपका मन नहीं माना तो आपने किसी और एक्सपर्ट से डिस्कस किया, फिर उसने कुछ बताया, फिर किसी तीसरे के पास, ऐसा जाके 10-10 एक्सपर्ट को आपने अपना रिजल्ट मैच कराया, तब जाके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ भाई मेरा ये ठीक है। तो मल्टी स्टेज, जहां पे गाइस अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए आप मल्टीपल स्टेजेस पे जा रहे हो, ताकि कोई उस पर गलती ना पकड़ पाए। ठीक है, तो ये गाइस सारे क्या है? रैंडम सैंपलिंग। सारे के सारे होते तो रैंडम ही है, लेकिन हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि हमारा रिसर्च आसान हो जाए। हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि हमारा रिसर्च क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो उसके लिए ये पांचों आपके पास मतलब मेथड्स हैं, 5 टाइप्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सूट करेगा। आपको जो सूट करेगा आप उस पर काम कर सकते हैं, चाहे सिंपल सैंपलिंग हो, सरल प्रतिचयन, चाहे सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो, व्यवस्थित प्रतिचयन, चाहे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो, स्तरीकृत प्रतिचयन, या क्लस्टर सैंपलिंग हो, गुच्छ प्रतिचयन, या मल्टी स्टेज हो, बहुस्तरीकृत प्रतिचयन। ये 5 आपके पास तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस पर काम कर सकते हो रिसर्च के अंदर। अब दूसरा गाइस बहुत आसान है, जो सैंपलिंग का दूसरा टाइप है, जो दूसरा भाई है सैंपलिंग का, या दूसरा बेटा जो है सैंपलिंग के, 2 बेटे, रैंडम, नॉन रैंडम। तो रैंडम मैंने बता दिया, संभावना प्रतिचयन, उसके 5 प्रकार। अब नॉन रैंडम जो दूसरा बेटा, उसको नॉन रैंडम का नाम क्या है? गैर संभावना। गैर संभावना मतलब समझते हैं, जहां पहले से सब डिसाइडेड है। आप किसी इंटरव्यू में गए, कोट पैंट, बिल्कुल परफ्यूम लगा के, जावेद हबीब में बाल वाल बिल्कुल सेट करा के, भैया इंटरव्यू में जाएंगे, दो वैकेंसी है, मेरा तो हो ही जाएगा इस बार, तैयारी भी अच्छी है और अपने पर्सनालिटी पे भी ठीक ठाक खर्च कर। जब गए इंटरव्यू देने, रिजल्ट आया, इंटरव्यू भी अच्छा गया, रिजल्ट आया तो पता लगा कि आपका हुआ ही नहीं। फिर आपने गहराई में पता लगाया तो पता लगा कि इंटरव्यू में जो पैनल बैठा था उसी का कोई रिलेटिव भी उस इंटरव्यू में आया था, तो उसका पहले से डन था। ऐसा होता है, भारत में तो बहुत होता है, हमारे देश में तो ऐसा बहुत होता है। जान पहचान, परिचय, परिवार, ये चलता है बहुत, भाई भतीजा। तो इसको कहते हैं नॉन रैंडम। इसको क्या कहते हैं? नॉन रैंडम, जहां पे गाइस पहले से आप प्लान्ड हो, पहले से आप डिसाइडेड हो भाई मुझे क्या करना है। रैंडम यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बाई चांस कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है आपके सोच के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपकी योजना के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो नॉन रैंडम। हमें से कई लोग रिसर्च करते हैं सोच समझ के कि हाँ भैया मुझे ये काम करना है, मेरे को इससे फायदा है। कई लोग पीएचडी में अपने टॉपिक ऐसा चूज करते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए गाइस कि हमारे देश के ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, या कोई बड़े ऐसा लेखक है जिसका हाथ अगर आपके सर पे आ जाए तो आप शिक्षा जगत के अमिताभ बच्चन बन जाओगे। जैसे मान लीजिए कि जेएनयू के कोई वीसी हैं, डीयू के कोई बड़े प्रोफेसर हैं, आईआईटी दिल्ली के वो बड़े लेखक भी हैं। अब आपको लगा कि यार इस व्यक्ति के करीब मुझे जाना है, अगर ये व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ रख दे तो मैं शिक्षा जगत का एक मतलब बन सकता हूँ, एक मेरी पहचान हो जाएगी। अब आपने क्या किया? सोचा चलो इन्हीं के कुछ वर्क्स को उठाते हैं, इसी बहाने इनसे मिलना भी हो जाएगा, धीरे धीरे मतलब हो सकता है मैं इनके क्लोज। कई लोग करते हैं सर।
या कुछ लोग ऐसे टॉपिक पे करते हैं जहां पे लगता है कि यार इस टॉपिक का स्कोप है, आगे जाके मेरा जॉब में मदद मिलेगा, ऐसा भी होता है। अगर आप कई बार सोचेंगे तो कई बार कई लोग ऐसे टॉपिक पे पीएचडी करते हैं जो देखते हैं भाई इसका आने वाले समय में ट्रेंड है, तो मैं अगर इस टॉपिक पे पीएचडी करूंगी या करूंगा तो आने वाले समय में क्या है, मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, आने वाले समय में इसकी जरूरत है। तो पहले से आपने डिसाइड कर लिया, कोई बताने वाला है, किसी ने आपको कान में फूंक दिया, कान में पहले ही फूंक दिया कि भैया इस टॉपिक पे करना, आगे स्कोप मिलेगा, है ना। तो नॉन रैंडम का मतलब है गाइस गैर संभावना न्यायाधीश, जहां पे चीजें ऑलमोस्ट डिसाइडेड होती हैं, बस आप उसको क्या करते हो, समय के साथ करते चले जाते हो। ठीक है, इसके इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला सुविधात्मक प्रतिचयन, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुविधात्मक। सुविधा का मतलब समझते हैं कि आपकी सुविधा जिसमें है, आपकी सुविधा जिसमें है, जैसे मान लीजिएगा मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे मेरे कॉलेज में ये बोला गया है कि आप भारत के किसी भी 100 स्टूडेंट्स का ना डेटा कलेक्ट करो कि उनको क्या करना पसंद है अपने जीवन में, उनको कैसा लाइफ चाहिए, वो अमीर रहना चाहते हैं, गरीब रहना चाहते हैं, वो कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, क्या सपना देखते हैं, ऐसे किसी भी 100 किसी भी यूथ का आप एक अच्छा रिपोर्ट बनाओ, उनका गूगल फॉर्म के थ्रू या उनका फीडबैक लो और सबमिट करो। मेरे लिए गाइस ये बहुत आसान है कि मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट हर दिन आते हैं, मैं क्या करूं, आप ही को कह दूं कि भैया मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेज रहा हूं और आज का समय है, 5 क्वेश्चन है, सब लोग फिल करिए, मुझे भेजिए। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं क्लास में बोलूंगा, आप लोग भर के मुझे भेज दीजिएगा, मैं जाके सबमिट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आप मतलब कि किसी अननोन जगह पे किसी 100 लोग को पकड़िए, अब मेरे 100 लोगों से संपर्क नहीं है, तो मैं कितना टाइम लग जाएगा। तो कॉन्वीनियंस का मतलब क्या है, सुविधा। अब मुझे अगर मान लीजिए कि किसी 100 बच्चों का सैंपल कलेक्ट करना है, तो मेरे पास खुद के 100 स्टूडेंट है, मैं क्यों ना इन्हीं से कर लूं, मेरे लिए आसान होगा ना, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, मेरा पैसा भी खर्च नहीं होगा, ऊर्जा भी नहीं लगेगी, बस आपको एक बार बोलना है कि भाई ये गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ, उसमें 5 क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करो और भेजो, 5 मिनट के अंदर आप लोग तुरंत भेज दोगे, मैं अपना काम कर लूंगा। इसको बोलते हैं सुविधात्मक, कि पहले से आपके पास व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करके आगे सबमिट कर दिया। तो कॉन्वीनियंस, जैसे मान लीजिएगा इसकी आपको रिसर्च करना है और आपके नोन में कोई ऐसा बंदा है, मान लीजिए कि आप मुझे जानते हो और मैं मान लीजिए कि वर्ल्ड लिटरेचर का एक्सपर्ट हूं, सपोज करिए कि आप मुझे जानते हो और आपको पता है कि राहुल सर जो है वो वर्ल्ड लिटरेचर के एक्सपर्ट हैं, डायस्पोरा का भी ठीक ठाक ज्ञान रखते हैं, है ना, और माइग्रेशन पे भी ठीक बात कर लेते हैं, तो क्यों ना मैं इसी टॉपिक पे काम करती हूँ कि सर तो अपने ही है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मेरे फाइल पे साइन भी होता चला जाएगा, कहीं फंसूंगी भी नहीं, चलो सर को ही पकड़ती हूँ, इन्हीं के टॉपिक पे कुछ इसी से मिलता जुलता। इसको कहते हैं कॉन्वीनियंस। सुविधा आपने देखा, आपने देख लिया कि भाई मेरा सुविधा इसी में, मैं ज्यादा उलझना नहीं है, मुझे अपना काम करके निकलना है, तो कॉन्वीनियंस। ठीक है, दूसरा है गाइस जजमेंटल और पर्पसिव। पर्पसिव मतलब क्या होता है गाइस कि उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, जहां आपका कोई उद्देश्य है, पहले से आपने एक उद्देश्य, पर्पस है आपका रिसर्च करने का। ठीक है, तो गाइस पर्पसिव सैंपलिंग में क्या होता है ना कि हमारा एक पर्पस होता है ना, हमारा एक क्या है, पर्पस है, उस पर्पस को कंप्लीट करना है, तो आप कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई शोधार्थी है जो एक्सपर्ट डॉक्टर पे, जो डॉक्टर्स मतलब जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसको सेलेक्ट करना चाहता है, बट उसमें भी वो चाहता है कि जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं जो हमारा इलाज करते हैं, बट उसमें भी जो एक्सपीरियंस है, अनुभवी डॉक्टर है, उस पर वो काम करना चाहता है। तो दिस इज कॉल्ड पर्पसिव, कि आपका एक पर्पस है ना। तो पर्पसिव सैंपलिंग, जहां पे आप अपने पर्पस को, इसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि यार मुझे ना पॉलिटिक्स में जाना है, सपोज करो आप ये सोचते हो कि यार भविष्य में ना मुझे राजनीति करनी है, तो आपने सोचा कि यार क्यों ना मैं पॉलिटिक्स पे ही पीएचडी करती हूँ, कुछ ऐसा टॉपिक लेती हूँ या लेता हूँ जिसमें ना मैं नेताओं के करीब जा सकूं, या कुछ ऐसे टॉपिक पे काम करूं जिससे मैं लीडर्स के करीब, उनके साथ काम करना, उनके साथ डेटा कलेक्ट करना, इससे क्या है कि आगे मुझे पॉलिटिक्स में फायदा होगा। तो पर्पसिव, आपका पहले से एक पर्पस है, उसी को आधार बना के आपने क्या किया, रिसर्च किया। तो पर्पसिव उद्देश्य, अपने उद्देश्य को पूरा करना। एक होता है गाइस कोटा सैंपलिंग। कोटा मतलब क्या है, कोटा सैंपलिंग क्या है गाइस, जब आपका रिसर्च बहुत मतलब आपका सैंपल बड़ा है। कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करते हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, उतने लोगों पे मतलब हजारों लोगों पे रिसर्च करना है, तो ऐसे में क्या करना है, क्या करते हैं हम, कोटा, कोटा माने डिवीजन।
जैसे मान लीजिएगा इस भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 70-80 करोड़ तो नौजवान है जिनको जॉब, तो सरकार ने क्या किया, कोटा बांट दिया, SC, ST, OBC, PWD, वुमन कोटा, ऐसे 7-8 कोटा बांट दिए। अब इतने बड़े पॉपुलेशन में जो शेड्यूल कास्ट का है उसके लिए अलग रिजर्वेशन है, जो शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए अलग रिजर्वेशन है, OBC है अलग रिजर्व। इससे क्या होता है, भारत की हर एक जनता को लगता है कि यार सरकार हमारी चिंता करती है, ये देश हमारा है, हमारे लिए भी इस देश में अधिकार है, समझ रहे हैं? तो ऐसे में सिविल वॉर क्या होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि हर एक जाति के लोगों को लगता है मेरा तो है रिजर्वेशन, हमारे लिए तो जॉब रखा हुआ है, हमारा तो 8% रिजर्वेशन है, किसी का 27% है, किसी का 10% है, तो हम सभी को लगता है यार हमारा भी देश पे अधिकार है, हमारे लिए भी जॉब आरक्षित है, तो होगा हमारा। तो इसको सरकार ने क्या किया, कोटा बांट दिया, पूरे पॉपुलेशन को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि देश में किसी भी प्रकार का सिविल युद्ध ना हो कि आपस में ही लोग लड़के मर जाएं कि भाई हमें अधिकार दो तो हमें दो, इससे अच्छा है कि भैया सब अपना अपना ले लो। तो दिस इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। ऐसे ही गाइस हम अपने रिसर्च में भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवीजन कर सकते हैं। जब मान लो हमारा टॉपिक ऐसा है जिसपे बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है और आबादी बहुत बड़ी है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मान लो 10,000 लोगों पे हमें रिसर्च करना है, 10,000 को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं कोटा सैंपलिंग। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मान लीजिए आपको 40 पुरुष और 60 महिला चाहिए किसी सर्वे के लिए, आपको एक सर्वे करना है, किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण, उस सर्वेक्षण के लिए आपको 40 पुरुष और 60 महिला चाहिए। आपने क्या किया, आपने रैंडम किसी को भी पकड़ा, एक पुरुष और एक महिला, रैंडम किसी को भी पकड़ा और उससे आपने एक पुरुष को पकड़ा, उससे अपनी बातें कर ली, एक महिला को पकड़ा, उससे बातें कर ली और अपना रिपोर्ट बना दिया। इसको कहते हैं कोटा, कि आपने क्या किया, कोटा बांट दिया। तो हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट 3 पार्ट में, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और लास्ट है गाइस बहुत इंटरेस्टिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल का मतलब समझते हैं, बहुत मजेदार है ये। स्नोबॉल का मतलब क्या है गाइस, नेटवर्किंग। एक वर्ड है ना हमारा इंग्लिश में नेटवर्किंग, जो आज के टाइम पे बहुत रेलिवेंट है, कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, सोशल नेटवर्क। तो स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या है गाइस, जहां पे हम ना अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे मान लो गाइस कि आप मेरे से मिले, मैंने आपको क्या किया, हमारे क्लास के सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस करा दिया, तो एक दिन में आप क्या हो गए, मतलब 100 अलग अलग लोगों से आपका परिचय हो गया। आप जब मेरे क्लास में जुड़े, मैंने क्या किया, आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया था, आप एक ही दिन आए और आपको क्या हुआ, 100 लोगों से परिचय हो गया। अब इन 100 में से कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल गया जिसका बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, आपको उसने क्या किया, आपको अपने ग्रुप में जोड़ लिया। आप उसके ग्रुप में जुड़े तो आपको और हजारों लोगों से दोस्ती हो गई। फिर उस 1000 में से कोई एक आपका अपना बन गया, उसने फिर किसी और ग्रुप में आपको जोड़ दिया। ऐसा करते करते आप लाखों लोगों के संपर्क में आ गए। ऐसा होता है, अगर हम चाहें तो हम अपने सोशल नेटवर्किंग को बड़ा करते हैं समय के साथ, ताकि हमें कल को कोई जरूरत पड़े तो कोई मदद करे, करते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग वही है। जब आप रिसर्च करते हो गाइस, तो रिसर्च करने का मतलब क्या है कि आप अपने नेटवर्क को भी साथ के साथ, रिसर्च नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि किसी बदमाश के साथ दोस्ती आप कर रहे हो। नेटवर्क का मतलब ये होता है गाइस कि आपका जो काम का है ना, नेटवर्क का मतलब क्या है कि जो मान लीजिए रिसर्चर है, तो रिसर्च की कम्युनिटी में तो आपका एक टीम बने। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं इस क्लास में, सभी लोग रिसर्चर माइंडसेट के लोग हैं, आगे चल के सभी को रिसर्च करना है। तो हम सभी लोग एक जैसे लोग हैं, हम सभी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी रिसर्च करना है, प्रियंका मैम को भी करना है, आद्रिका मैम को भी करना है, कुंदन जी को भी, सबको रिसर्च ही करना है। तो हम सभी का आगे का लक्ष्य, तो हम लोग एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपकी मदद ना भी कर पाया तो मैं अपने दोस्त के साथ आपको कनेक्ट कर दूंगा जो आपके विषय का है, हो सकता है वो आपको कुछ बता दे, वो कुछ ना बता पाए तो वो किसी और से आपको जोड़ दे, मिला के आपका काम हो जाए। तो स्नोबॉल, यानी अपने नेटवर्क को ऐसा बनाइए कि आपका काम होता चला जाए। और रिसर्च में तो देखो फीडबैक आपको चाहिए ना, एक आदमी से नहीं होगा। रिसर्च में क्या आपको फीडबैक चाहिए कॉन्स्टेंटली। तो वो फीडबैक कब मिलेगा, जब आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे। अब मेरे से आप पूछिएगा कि सर सर्जरी कैसे होता है, मैं बता पाऊंगा सर्जरी कैसे होता है? आप मेरे से पूछोगे सर शरीर के अंदर मुझे अपेंडिक्स मतलब पथरी हो गया है, पथरी को मैं क्या बता पाऊंगा आपको? लेकिन मेरा कोई दोस्त है जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, मैंने आपको उसका नंबर दे दिया, मैंने कहा कि इससे बात करो, ये सर्जन है, आप उससे बात करोगे, हो सकता है विदिन अ मिनट आपको बता दे कि अगर आपको अपेंडिक्स है ये दवाई खाओ, ऐसा करो ठीक हो जाएगा। मेरा विषय क्या है, लिटरेचर, मेरा विषय है ह्यूमैनिटी, सोशल। आप मुझे उससे पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। और अगर मैं कुछ नहीं बता पाया तो इसको कहते हैं नेटवर्किंग, कि मैंने
ये हमारा एक नेटवर्क बन गया। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग, जहां पे आप अपने अपने नेटवर्क को, स्नो माने बर्फ, स्नो मतलब बर्फ, तो बर्फ बर्फ का गोला जैसे बड़ा होता है ना, बर्फ का गोला क्या होता है, समय के साथ बड़ा होता चला जाता है। उसी प्रकार से हम अपने नेटवर्किंग को भी बर्फ के गोले की तरह बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमारा नेटवर्क ऐसा हो कि हमारा काम होता चला जाए, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या परेशानी ना आए। तो ये रिसर्च में ये सारे मैंने 5 और 4 9 5 मैंने आपको संभावना प्रतिचयन के पॉइंट्स बताए और 4 गैर संभावना के। इसको आपको पढ़ना है, समझना है और मेमोरी में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसका क्या मतलब है, कौन किससे कैसे अलग है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही था गाइस। आज हमने सैम्पलिंग को अच्छे से किया। प्रतिचयन नाम ही इसका है, प्रति मतलब पहले चयन, मतलब सिलेक्शन। हाउ टू सेलेक्ट सैंपल, हाउ टू सेलेक्ट पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो सैम्पलिंग। क्योंकि रिसर्च में क्या करोगे, पॉपुलेशन को ही तो सेलेक्ट करोगे ना, तभी ना आप उस पर मान लीजिए कि अपना फीडबैक, अपना रिपोर्ट बनाओगे। तो उस पॉपुलेशन को चूज करने का जो तरीका है ना, जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको मतलब थ्रू आउट रिसर्च में आपकी मदद करेगा। जिसको कहते हो ना छटनी, एक हिंदी में वर्ड है ना छटनी, तो छटनी करने में आपकी मदद कौन करता है, सैम्पलिंग। कि आपने अपने काम के चीज को अपने पास रखा, बाकी की छटाई कर दी, छटनी कर दिया, जो बेकार है, जो आपके लिए मतलब विच इज नॉट यूजफुल फॉर यू। तो सैम्पलिंग। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही गाइस। बाकी आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझना है, तो प्लीज आप बताएं। मेरे तरफ से इतना ही। बाकी गाइस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा बैच ने, मैं आपसे हर दिन कहता हूँ कि आप लिंक को जरूर शेयर कर दिया करिए, जो कि आप लोग नहीं करते हो, बट फिर भी मैं अपना फर्ज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में, मैं भी स्नोबॉल करना चाहता हूँ कि आप क्लास के लिंक को जरूर शेयर किया करिए। जो भी आपके मित्र मंडली में लोग हैं जो यूजीसी नेट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, भटक रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं, ऐसे में आप उनको मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर आप उनको दे दीजिए, उनको जोड़िए क्लास में, है ना। तो ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन हमारी मदद करेगा। आप मेरी करिए, मैं आपकी करूंगा, ऐसे ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरी करिए, ऐसे ही तो हम लोग आगे टीम वर्क कर सकते हैं। और आप ऐसा सोचिएगा कि भाई बस मेरा काम हो जाए, बस मेरा काम हो जाए, बाकी मुझे दुनिया की परवाह नहीं। ऐसे में कैसे होगा। हमारा एक छोटा सा मान लीजिए परिवार है, एक प्लेटफॉर्म है, इसको बेहतर बनाना है, इसको स्नोबॉल की तरह बनाना है, ताकि कोई भी समस्या हो हमारे प्लेटफॉर्म से ही उसका समाधान हो जाए, कहीं बाहर हमें नहीं जाना पड़े, परिवार में ही सब कुछ, सारी व्यवस्था हो जाए, है ना। तो इसके लिए आप लोगों का कोऑपरेशन हमेशा से मतलब अपेक्षित है कि आप ऐसा कोऑपरेट करते भी हैं। सब लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं क्या होता है कि इंसान क्या होता है, थोड़ा भुलक्कड़ होता है। अगर आप मुझे हर दूसरे दिन याद नहीं दिलाइएगा तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर दूसरे दिन याद दिलाता हूँ, क्योंकि हम सभी में एक गजनी है। गजनी मूवी आया था ना 2008 में, तो हम सभी में एक गजनी भी है, हम सभी के अंदर एक गजनी नाम का इंसान है। कि आपको मैंने आज बोला, 2 दिन बाद आप भूल जाइएगा, इसलिए मैं 2 दिन बाद फिर आपको याद दिलाता हूँ। फिर आपको याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, फिर तीसरा दिन भूल जाए, फिर मैं आपको परसों याद दिलाऊंगा ये बात। तो हम सभी के अंदर एक गजनी मूवी का जो गजनी है, आमिर खान जिसमें, तो इसलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। रिमाइंडर बड़ा जरूरी है, रिमाइंड कराते रहिए। हम सभी लोग एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहे, ताकि कोई भूले ना। और कोई डाउट है तो बताइए। मतलब मैं 1.5 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन आप में से कोई कोई क्वेश्चन नहीं होता आप लोगों का, ऐसा कैसे हो